Hello and welcome everyone. First of all, thank you so much everyone for supporting Mindro as platform. जैसे हम आपको हमेशा प्रॉमिस करते हैं कि with every Friday we'll come up with some topics की जहाँ पे हम आपको direct and directly help कर सके to deal with those issues जो आपको शायद डे टू डे लाइफ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कराते हैं बट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से उसे समझा जाए, किस तरह से उनके सॉल्यूशंस लाए जाए। हम कोशिश करते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर हम आपके उन सवालों के जवाब दे सके, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सके कि क्यों ये इश्यूज होते हैं, उसको कैसे डील किया जा सकता है, कहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है और कितना नॉर्मल है ये। क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारा किसी चीज पे फोकस है तो वो ये समझाने में और समझने में भी कि कितना इजी और बहुत नॉर्मल है ये चीज। आप एक हेल्प अगर किसी से भी आप मांगने जा रहे हो कि भाई आई एम स्ट्रगलिंग विथ माय इमोशंस, आई हैव सम इश्यूज टू डीलिंग विथ माय इमोशंस, सो ये बहुत नॉर्मल चीज है। जैसे आप अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, फिजिकल हेल्थ के रिगार्डिंग हेल्प लेते हैं लोगों से, जहाँ आप अपने दोस्तों से भी बात करते हो, फैमिली मेंबर से भी खुल के बात करते हो कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, या मेरे को कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई है, आई वांटेड टू गो टू सम एक्सपर्ट, ये उतना ही नॉर्मल है। आज हम ऐसे एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे विद आवर एक्सपर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका उससे इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। शी इज आवर रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ माइंड्रो, हर नेम इज सुखदा घोसालकर, शी इज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। सुखदा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माइंड्रो मंच। थैंक यू आन्या। सुखदा, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही होगा। हम लोग बात करते हैं थेरेपीज की, काउंसलिंग की, कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, एंड बट ये साइड भी समझना पड़ेगा कि जो भी इंसान अगर हेल्प मांगने के लिए भी आ रहा है, या ही और शी नीड्स कि हाँ उन्हें कोई काउंसलिंग या थेरेपी मिले, बट उससे पहले जो उनकी इमोशनल कंडीशन या उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ही लो होता है, क्योंकि उन्हें नहीं समझ आता है, वो उस कंडीशन में ही नहीं होते कि जहां वो इस सिचुएशन को भी जज कर पाए कि इट इज वेरी नॉर्मल। क्योंकि जो टैबू अराउंड मेंटल हेल्थ बना हुआ है इंडिया में, वैसे ही वो बहुत वनरेबल स्टेट में होते हैं कि जहां वो किसी से हेल्प मांगने में ही डरते हैं। जब फिर वो बहुत ज्यादा हिम्मत जुटा के आ भी जाते हैं किसी से, कि लेट्स आस्क फॉर हेल्प, लेट्स गो टू एनी साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर और साइकाट्रिस्ट। जो आज का हमारा टॉपिक है कि एम्पैथी किसी भी पेशेंट के प्रति रखना और दिखाना कितना जरूरी है। मैं वही चीजें आपसे जानना चाहूंगी, लाइक हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू शो सम एम्पैथी टुवर्ड्स दोस पीपल हु आर स्ट्रगलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आन्या, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी पूरे माइंड्रो की टीम को एक अहम विषय चुनने के लिए जिसको हम बोलते हैं एम्पैथी। बहुत बार यूजुअली हम सिंपैथी की बात करते हैं, सहानुभूति की बात करते हैं, जिसको हम हिंदी में सहानुभूति बोलते हैं। एम्पैथी उसी का अपोजिट तो नहीं है। बहुत बार लोग बोलते हैं ये अपोजिट है, लेकिन ये अपोजिट नहीं है। लेकिन अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो 1 to 10 के उस पर अगर हम अलग अलग चीजों को देखें तो एम्पैथी उसी स्केल पर आने वाला एक इमोशन है, एक एक्सप्रेशन है, जिसको हम समानुभूति बोलते हैं। सिंपैथी इज सहानुभूति एंड एम्पैथी इज समानुभूति. And a major difference between both these terms, and I am contrasting it to just help understand this in a more lucid manner, is that when you empathize with someone, you almost put yourself in that person's shoes. You are trying to experience that thing as if it is your own. Whereas when I'm sympathizing, sympathy is not bad because for a lot of people, it is a starting point of responding. But when you sympathize, you keep that person at a distance. अरे बेचारा, पता नहीं उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। लेकिन वही जब मैं एम्पथाइज करती हूँ, मैं उस व्यक्ति के इमोशंस को समझती हूँ, मैं उसके विचारों को समझती हूँ, और कहीं ना कहीं उसमें एक एक्शन का भी एंगल है कि एम्पैथी इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल फॉर हेल्पिंग पीपल एक्ट ऑन in that situation. Coming back now to how this is connected to mental health, I think in two ways. One is that as a therapist, as a caregiver, जब हम लोगों के साथ काम करते हैं तब हमें ये समझना पड़ेगा कि उनकी जिंदगी में ही नहीं, लेकिन उनके जो साथ रह रहे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके भाई बहन हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, द एंटायर फैमिली
is someone who approaches us. And so it is a therapist's responsibility to create a condition of empathy so that बहुत खुल के बातचीत हो पाए. एंड जैसे हम बहुत बार टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं कि जजमेंट नहीं देनी चाहिए, है ना, कि यू शुड नॉट बी जजिंग पीपल वेदर दे कम टू यू फॉर थेरेपी. या हम पेरेंट्स और केयर गिवर्स को भी बोलते हैं कि आप उसको समझने की कोशिश करें. तो एम्पैथी इज दैट कंडीशन जो ये समझने में मदद करती है कि क्या हो रहा है उस व्यक्ति के साथ. थैंक यू सुखदा. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही होगा कि एम्पैथी में लाइक आपका जो भी काम है उसमें शायद सबसे बड़ा चीज अगर कोई रोल प्ले होता है तो वो है सुनना उनको, क्योंकि जो उनके इश्यूज होते हैं शायद वो कहीं किसी के साथ इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और आपके साथ भी वो तभी एक्सप्रेस कर पाते हैं जब वो एक अंडरस्टैंडिंग या फिर वो उस कनेक्शन को फील करते हैं. देन ओनली दे आर अपने आप को भी अलाउ करते हैं कि हाँ अब मुझे इन्हें वो चीजें बतानी है जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रही है या जिनसे मुझे इश्यूज फील हो रहे हैं. सो वहां पे सुनना लाइक उनको एक लंबे टाइम के लिए तो वही एक उनको स्पेस देना पड़ता है जहाँ की वो बोले और आप सुने. तो मुझे बस वही जानना है कि ये क्या रोल प्ले करता है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू लिसनिंग देम. Very important, first of all, Anya. Listening is one of the mediums through which you communicate that you're there for that person. मतलब और आप अलग अलग चीजें करते हो. मतलब मैं अभी जो बात कर रही हूँ वो मेरे 10 साल के अनुभव से है, भले वो थेरेपिस्ट के रूप में वन ऑन वन थेरेपी के रूप में हो या मैंने इनिशियल मेरे फेज में और अभी भी बहुत काम किया है ग्रुप्स के साथ. सो आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ग्रुप्स कैन ऑल्सो बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू अ कलेक्टिविस्टिक कल्चर लाइक इंडिया, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स भी एट मासेस हैं और हमारा ग्रुप भी एक कम्युनिटीज ग्रुप्स भी एक स्ट्रेंथ रहे हैं. तो मैंने बहुत ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काम किया है, उसमें भी ये समझ आता है कि when you are there with a group, when you are there with an individual, or as a teacher, professor, wherever I have worked, it's so important to be there. So what do you do when you listen? You maintain eye contact. You don't look at your phones. And I'm just trying to tell these things because a lot of times, even when we are with our family members, हम होते तो है उस ग्रुप में लेकिन हमारा फोन चेक कर रहे होते हैं. छोटी छोटी चीजें हैं जो that can really put people off, or just being like just asking the person that is it okay if I'm taking notes, because that also helps the person understand that that person is important for you. Nodding as much as you can. I mean, you don't have to act to do it, you just have to do it. So being there for that person, listening effectively, asking the right questions. It's only when you listen effectively you're able to ask the right questions. Yeah. And also asking questions for clarification. Don't assume for the other person. When you listen to that person, थोड़ा सा उसको अपने शब्दों में बताइए, जिसको हम पैराफ्रेजिंग बोलते हैं, और उसको पूछने की कोशिश कीजिए कि क्या मैं आपको सही समझ पा रही हूँ, क्या आपको लग रहा है कि इसमें आपको कुछ जोड़ना है. मुझे लग रहा है आप बहुत कष्ट महसूस कर रहे हैं. You're feeling a lot of stress, you're feeling a lot of disappointment. Am I right in understanding you? So this gives the client a sense of ownership in the process. And I feel listening is an important tool to make any interaction participatory. That is the most important thing in any healing and any therapeutic conversation. Thank you, Sudha, for your answer. Next thing I would like to ask, therapies में उनसे connect करना, empathetically connect करना is very important. But मुझे ये भी समझना था कि उनकी families के लिए क्या advice होगी, because just आप emotionally connect करें डेफिनेटली वो चीज हेल्प करेगी, बट मे बी समवेयर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा या टाइम अपनी फैमिलीज के साथ बिताते हैं, तो उनका भी उन चीजों पे अंडरस्टैंडिंग होना, वो चीजें समझना कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, हाउ इट विल हेल्प देम. सो उनके लिए क्या एडवाइस या टिप्स या मैसेज होंगे? That's a very important question, Anya, and I feel that especially मतलब मुझे लगता है कि मेरे ऊपर जो थेरेपी से रिलेटेड मैंने ट्रेनिंग ली है या काम किया है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, मुझे ये समझ में आता है कि when it is a person coming to you for some help,
it is not the person's problem. It is a problem that comes up because कुछ तो context में भी गड़बड़ है, environment और person का fit नहीं हो पा रहा. उसमें range हो सकती है, जैसे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो टफ वाले हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो डिप्रेशन हो, वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, वहां पे हम समझ सकते हैं कि बायोलॉजिकली भी कुछ दिक्कतें लोगों को हो रही है. लेकिन जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, एक तो वो भी उस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया. तो अगर हम मैसेज की बात करें तो दो तरीके के मैसेजेस हैं जो उनके लिए जरूरी है. एक तो कि वो उस व्यक्ति को कैसे समझे, तो वो उस व्यक्ति को ध्यान से सुने, उसके साथ समय बिताए, कभी कभी उनकी बातों को नजरअंदाज करे. तो देर योर एम्पैथी आल्सो कैन मैनिफेस्ट इन डिफरेंट वेज. एट टाइम्स इट इज इम्पोर्टेंट टू जस्ट लेट इट गो एंड इग्नोर दैट थिंग. But the other thing that we as a group of psychologists also don't talk enough about is what is the mental health condition of the caregiver. Usko bhi, the caregiver also needs an equal amount of help and support. So there are moments where it is important to ask, what are you going through? How are you coping with it? What is, and create at least, if you're having a 12 session, like to the booming psychologists that are watching this, if you have an 8 to 12 session schedule with your client that you decide on the basis of the goal that you decide, try to see to it that at least 1/4 of that is with the caregiver. I mean, have either combined sessions or have one session with the caregiver, because that is how you'll understand the entire picture. And at the same time, that makes the caregiver, also gives the space for the caregiver to vent, to ease out the pressure, the stress that he or she is going through. Otherwise, there will be burnout, and that will impact the client as well. So one is, what is it that you tell, or what is it that you develop? What is it that you do with your caregivers for helping the client? And two, what is it that you do for helping them help themselves? Both of it is equally important. So we talk a lot about self and self-care. वो सेल्फ केयर भले वो प्रिवेंटिव हो, माने हम बात करते हैं बहुत बार छोटी छोटी चीजों की, योगा हो सकता है, अपने लिए टाइम निकालना हो सकता है, तो वो प्रिवेंटिव भी हो सकता है, बट वो उतना ही रेमेडियल भी होना चाहिए. Yes, very well explained. वो चीजें भी समझना बहुत जरूरी है कि when you have someone in your family or loved one who is struggling with such issues, तो उनके साथ भी एक सेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो खुद एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां शायद उन्हें सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है, सुनने की, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो इमोशनली शायद वनरेबल है, उस स्टेट में नहीं है. सो उनको उस टाइम पे अंडरस्टैंड करना, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताना, क्योंकि ये चीजें उनके इमोशंस पे भी डेफिनेटली इफेक्ट डालेगी ही डालेगी, कि वो समवेयर शायद वो भले कोई इशू फेस ना करे, बट वो ड्रेनिंग तो डेफिनेटली, वो एनर्जी ड्रेनिंग तो डेफिनेटली वो फील करते होंगे. करेक्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा, एज अ एक्सपर्ट, बिकॉज आपका अप्रोच डेफिनेटली एम्पैथिक है लोगों के प्रति. सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो हाउ इट हेल्प्स यू टू डेल्ट विद दिस इश्यूज जो लोगों में इमोशनली बहुत ज्यादा खुल के भी नहीं सामने आ पाते. आपको भी बहुत ज्यादा डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ती होगी जब आप उनसे एक 1-on-1 थेरेपी सेशन में भी रहते होंगे. सो जस्ट जानना चाहूंगी कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है. No, so I feel that any therapy has to be empathetic. One, two, I think that a lot of times when हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, हमारे इंडिया के स्पेशली अगर मैं यूनिवर्सिटीज की बात करूं, when we are trained as psychologists, there is a lot of emphasis given in the curriculum on diagnosis. Diagnosis सही करो, diagnosis समझो, DSM को understand the DSM end to end and try to understand what is happening to the client. What we are slightly little trained on is how do you ask questions, how do you empathize, and what is it that you do to actually connect to the client. To be very honest, I think I learned it only when I started working, and my first job was with a social sector organization. So when I was working there, I was traveling across India. I was working with people from different backgrounds. Just sitting with them and listening to them was a very important thing. And I was personally a very huge fan of Carl Rogers, who brought the entire client-centered approach and how he spoke about the whole thing of the 3 therapeutic conditions: being non-judgmental, being empathetic, and doing all of this genuinely.
Now, this genuineness is something that you cannot fabricate. You have to live that life. You have to. So my message to different people would be explore the context that you are in. Sitting in a cabin, like once you finish your master's, going and working as a therapist in a closed room is not going to help you, empathize with people. What would be really good is like today platforms like Mindro and many others also have self-help groups. Why don't you pick up some group sessions along with the individual therapy sessions that you do? That is how you get exposed to a diverse group of people. Travel, I think it is so important for therapists also to move beyond the uh, the realm of psychology and expose yourself to slightly multidisciplinary elements like sociology, anthropology. थोड़ा थोड़ा इन elements पर भी पढ़ो, ध्यान दो. And when it comes to like in general people in मतलब भले वो preventive level की empathy की अब हम बात कर रहे हो, it is extremely important to expose yourself to different kinds of lived experiences. वो movies हो सकते हैं, मतलब अलग, these are simple things to do, but just watch different forms of media, meet different kinds of people, be a part of different discussion groups. I think that is something that builds empathy, and that itself helps you pause as a person. माने वो आपको ये बताता है कि your perspective is not the only perspective. There are many others, and there are multiple truths that operate when you work as an individual in the caregiving profession, and helps you put your guard down. मतलब वो तुरंत ऐसा नहीं आता कि ऐसा कैसे कर सकते. That is the starting point of stopping yourself from judgment. Yeah, and a lot of times we don't acknowledge it, but we as therapists also have tiny judgments inside us that need to be lowered down. True, सुखदा, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है उस इंसान के लिए जो शायद पूरा दिन लोगों की एनर्जीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी खुद की एनर्जीज भी एक सेफ एनवायरनमेंट में हो, ये बहुत जरूरी है. So I think ये बहुत अच्छी चीजें आपने बोली कि खुद को भी एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, ट्रैवल करना बहुत जरूरी है. जस्ट वो लोगों का, क्योंकि एक थेरेपिस्ट के बारे में भी एक ही होता है कि आप जस्ट जाके उनसे बातें करते हैं एंड एवरीथिंग इज डन. जस्ट वो सिर्फ बातें करने के पैसे लेते हैं. अगर जो एग्जैक्टली लोग बोलते हैं थेरेपी के बारे में कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वहां तो सिर्फ बातें ही करनी, वो तो मैं अपने दोस्त के साथ भी कर लूंगी. आई कैन वेंट आउट विद माय फ्रेंड्स एज वेल. वो समझ जाएंगे एंड देन दे आल्सो कैन वो आपको एडवाइस दे सकते हैं. वो आपको शायद 2 घंटे सुन सकते हैं, बट जो गाइडेंस इन अ राइट डायरेक्शन आपको एक थेरेपिस्ट दे सकता है, शायद वो नहीं कर सकते. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड दैट सेफ स्पेस, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत सेफ स्पेस होता है जब आप किसी थेरेपिस्ट के पास या किसी काउंसलर के पास अपनी काउंसलिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि उनका प्रोफेशन भी एक तो यही होता है कि वो आपको जज नहीं करते. प्लस दिस सिक्योरिटी एंड सेफ्टी दे आर प्रोवाइडिंग यू कि आपकी जो भी डिस्कशन हो वो शायद वो किसी से शायद क्या 100% वो किसी से डिस्कस नहीं करते हैं. इट्स सेफ place to vent out. So as a platform, जैसे हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि अपने इश्यूज को छुपाने से या फिर उसको जस्ट सप्रेस करने से, अपने इमोशंस को, अपनी इश्यूज को, उन चीजों का कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है. इट्स टू बेटर कि आप हेल्प के लिए या जस्ट टू, अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, don't think that way कि आप किसी से हेल्प ले रहे. जस्ट you will find a good friend जो आपको बहुत अच्छी चीजों के लिए गाइड कर सकता है, आपके कंफ्यूजन्स को सॉल्व कर सकता है, आपको एक बहुत अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है. सो ऑलवेज रेडी, कीप योरसेल्फ रेडी टू फॉर अ न्यू एक्सपीरियंस. जैसे एज अ थेरेपिस्ट शी ऑलरेडी मेंशन कि वो खुद भी बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने साथ, अपने इमोशंस के साथ करते हैं टू स्टे ग्राउंडेड, जो उनके इमोशंस को ग्राउंडेड रखने के लिए, क्योंकि वो इतने सारे लोगों से वन ऑन वन इंटरेक्शन करते हैं जहां वो बहुत सारे इमोशंस के साथ डील करते हैं. सुखदा, इट वाज वेरी नाइस टू हैविंग यू फॉर दिस एंटायर सेशन एंड एवरीथिंग. आपसे एक लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए. यही कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति की एक कॉन्टेक्स्ट है, और हम जब भारत जैसे बहुत मल्टीकल्चरल देश में रहते हैं,
a lot of times we shy talking about it, but there is caste, there is class, there is socioeconomics, there is a digital divide, like COVID has shown us that so strongly. There is education. So be it and within the family also, माने हर व्यक्ति भी अलग है, तो ये जर्नीज इतनी यूनिक है. इस यूनिकनेस को हम समझे टू एम्पथाइज विद पीपल रादर देन क्रिएटिंग अ कैटेगरी जहां पे हम लोगों को फिट करने की कोशिश करें. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति की खासियत समझना यही एम्पथी की शुरुआत है, और वो ही हमें मदद करेगी टू एक्सेप्ट the realities we live in and resolve for the problems that we are facing. Thank you, Sukhada. It was a very, I can say emotional conversation. जो हमारा, क्योंकि बहुत conversations मेरे बहुत सारे experts के होते हैं. We talked about different issues या डिजीज कह लीजिए जिन्हें कि जिनके बारे में हम बात करते हैं कि ये सिम्टम्स होते हैं ये, बट उन सब के कोर में जो एक चीज रहती है वो एक आप एम्पैथी जो आप मेंटेन करते हैं उनके साथ सोल लेवल पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप उनके इमोशन समझ सको, उनको सही गाइडेंस दे सको. तो इस टॉपिक के बारे में भी बात होना बहुत जरूरी था एंड आई एम सो हैप्पी कि हमने आज इसके बारे में बात की. सो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को भी बहुत सारी हिम्मत मिली होगी, करेज मिला होगा जो अभी नहीं वेंट आउट कर पा रहे हैं या नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं. तो आप प्लीज किसी भी चीज से घबराने की या शाई फील करने की जरूरत नहीं है. इट इज वेरी नॉर्मल. बहुत जैसे हम हमेशा बोलते हैं, इट्स एज इम्पोर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट. पे अटेंशन टू इट एंड आस्क फॉर हेल्प इफ यू नीड इट. Thank you so much, Shukta. Thank you, Anya. Thank you everyone. Bye bye. See you soon.